नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा करेंगे भारतीय इतिहास की। हम बीए सेकेंड ईयर के जो हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम आज का टॉपिक शुरू करने वाले हैं। बीए सेकेंड ईयर में हमें दिया गया है मध्यकालीन भारत का इतिहास, और जो हमारा फर्स्ट पेपर है उसके बारे में हमें चर्चा करनी है। हमारे जो सिलेबस में बीए सेकेंड ईयर में है वो दिया गया है 1200 ईस्वी से लेकर 1761 ईस्वी या 1200 एडी से लेकर 1761 एडी। इस टाइम पीरियड तक हमें बीए सेकेंड ईयर के जो सिलेबस दिया गया है वो हमें उसमें कवर करना है। अब हम बात करेंगे मध्यकालीन भारत की। अगर हम मध्यकालीन भारत की बात करें तो मध्यकालीन भारत को दो भागों में बांटा गया है, पहला सल्तनत काल और दूसरा मुगल काल। और अगर हम सल्तनत काल की बात करें तो सल्तनत काल शुरू होता है हमारा 1206 से लेकर के और खत्म होता है 1526 ईस्वी तक। या हम यूँ कह सकते हैं कि भारतीय इतिहास में जो सल्तनत काल का टाइम पीरियड है वो है 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी। उसके बाद जब 1526 ईस्वी में भारत पर बाबर अपना आधिपत्य जमा लेता है तो यहीं से मुगल काल की शुरुआत हो जाती है। चूँकि हमारे टॉपिक में सल्तनत काल दिया गया है तो हम यहाँ सल्तनत काल की ही चर्चा करेंगे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि सल्तनत काल को सल्तनत काल कहा क्यों जाता है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ के शासकों ने, यहाँ के जो शासक रहे उन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण की। उन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण की। इस कारण से सल्तनत काल को इस कारण से हम इस काल को सल्तनत काल कहते हैं। अब हम सबसे पहले हमारे टॉपिक पर आते हैं। जो हमारा सिलेबस का पहला टॉपिक है उसका नाम है सल्तनत कालीन स्रोतों का सर्वेक्षण। देखिए, मैं यहाँ आपको बता देना चाहता हूँ कि किसी भी कालखंड को जानने से पहले या किसी भी कालखंड की जानकारी से पहले हमें उन स्रोतों को, हमें उन साधनों को खोजना पड़ता है जिससे कि हमें उस काल विशेष की या उस कालखंड की जानकारी प्राप्त हो जाए। अब हमने ये तो जान लिया कि भारतीय सल्तनत काल को सल्तनत काल कहते क्यों हैं। हमने ये भी जान लिया कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास में हमारा ये सिलेबस है, और हमने ये भी जान लिया कि सल्तनत काल कब से शुरू होता है और कब खत्म होता है। लेकिन अब हमें उस चीज़ को जानना है जिस चीज़ से उस काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब सल्तनत कालीन के ऐसे कौन कौन से स्रोत हैं जिनसे हमें सल्तनत काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। किसी भी कालखंड को जानने से पहले हमें उसको जानने के साधन हैं, शिलालेख हैं, मुद्राएं हैं या साहित्य ग्रंथ हैं, और इसके अलावा अन्य प्रकार के जो भी साधन हो सकते हैं जिनसे हम उस कालखंड की उस विशेष समय की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम ये जानेंगे कि सल्तनत काल को जानने के कौन कौन से स्रोत हैं। अब सल्तनत काल के स्रोतों में हम यहाँ ले रहे हैं साहित्य स्रोतों को। यहाँ मैं सबसे पहले आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि अगर हम सल्तनत काल की लैंग्वेज की बात करें, यानी कि सल्तनत काल की अगर हम भाषा की बात करें तो हम यूँ कह सकते हैं सल्तनत काल में मूलतः फारसी और अरबी दो ही भाषाओं का अधिकतम प्रयोग है, या हम फारसी को सल्तनत कालीन भाषा भी कह सकते हैं, क्योंकि सल्तनत काल में जितने भी ग्रंथ लिखे गए ज़्यादातर ग्रंथों की भाषा या तो अरबी थी या फारसी। तो हम यूँ कह सकते हैं सल्तनत कालीन जो स्रोत हैं या जो साहित्यिक ग्रंथ है उनमें सबसे अधिक अगर किसी भाषा का प्रयोग किया गया है तो वो किया गया है अरबी और फारसी का। अब हम सबसे पहले यहाँ पर चर्चा करते हैं सल्तनत कालीन स्रोत। हम अगर साहित्यकारों की बात करें तो मुसलमान या मुस्लिम साहित्यकारों का वर्णन हमें यहाँ मिलता है, और मुस्लिम एक उच्च कोटि के साहित्यकार थे, उनका साहित्य से बड़ा लगाव था। किंतु यहाँ एक बात जानने की ये है कि वह साहित्यकार तो बहुत अच्छे थे, लेकिन उनका जो साहित्य है वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बिल्कुल भी ठीक नहीं था। जितने भी आक्रमणकारी आए, चाहे वो तुर्की आए, चाहे अरब आक्रमणकारी आए, कोई भी आक्रमणकारी आए, उनके कोई भी दरबारी इतिहासकार हुए या उनके साथ जो भी इतिहासकार आए,
उन्होंने जो भी इतिहास लिखा वह या तो प्रलोभनवश लिखा, या इस्लाम के प्रचार प्रसार हेतु लिखा, या शासकों की उपलब्धियों का वर्णन करने हेतु लिखा। उनका जो इतिहास है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बिल्कुल हटकर है। अब उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि ये जितने भी इतिहासकार हुए हैं वो भारत को अपना देश नहीं मानते थे। देखो, फारसी आए, जितने भी आक्रमणकारी आए, तुर्की आक्रमणकारी, अरबी आक्रमणकारी आए, उनका भारत में एक ही उद्देश्य था, वो था धन लूटना, इस्लाम का प्रचार प्रसार करना, अपने क्षेत्रफल को बढ़ाना। उनको इस देश से लगाव नहीं था। उसी तरह से उनके जो दरबारी इतिहासकार थे, उनके साथ जो मुस्लिम इतिहासकार आए, उनका भी यही मेन मोटिव था कि किसी तरह शासकों की प्रशंसा में लिखा जाए, इस्लाम की प्रशंसा में लिखा जाए, या उनके गुणों का बखान किया जाए। उनको इस देश से कोई मतलब नहीं था, इसीलिए उनका जो इतिहास लेकर रहा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बिल्कुल हट करके रहा, और उन्होंने वही लिखा जो इस्लाम के हित में या शासकों के हित में या उनके शासकों दरबारों का जो उन्हें वर्णन करना था उसके हित में। अब यहाँ हम बात करते हैं सबसे पहले हमारे ग्रंथ की, जो हमें सल्तनतकालीन स्रोतों में हम महत्वपूर्ण ग्रंथों पर यहाँ चर्चा करेंगे। सल्तनतकालीन स्रोतों को जानने के लिए बहुत सारे ग्रंथ हैं, लेकिन उनमें से हम हमारे टॉपिक वाइज मोस्ट ग्रंथ जो अति महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, और उन ग्रंथों के माध्यम से ये जानने का प्रयास करेंगे कि इन ग्रंथों से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है। जिसमें हमारा पहला ग्रंथ है चचनामा। सल्तनतकालीन स्रोतों को जानने का ये महत्वपूर्ण पहला ग्रंथ है चचनामा। अब चचनामा जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ से हमें क्या जानकारी मिलती है? चचनामा ग्रंथ से अरबों की सिंध विजय की हमें जानकारी मिलती है। मतलब जो कि चचनामा ग्रंथ है, उस ग्रंथ में अरब आक्रमणकारियों ने किस तरह से सिंध पर आक्रमण किया और किस तरह से सिंध पर विजय की, उस चीज की जानकारी या उस बात की जानकारी हमें इस ग्रंथ से मिलती है। यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि अरबों ने किस प्रकार से सिंध पर विजय प्राप्त की, इसकी जानकारी हमें चचनामा ग्रंथ से मिलती है। और यह ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? यह ग्रंथ लिखा गया है अरबी भाषा में। देखो, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सल्तनतकालीन जो इतिहासकार रहे हैं उन्होंने मुख्यतः दो ही भाषाओं में अपने ग्रंथ लिखे हैं, फारसी और अरबी। इसके अलावा उन्होंने तीसरी किसी भाषा का प्रयोग नहीं किया। कहीं कहीं अन्य ग्रंथों में तुर्की भाषा का प्रयोग भी मिलता है, लेकिन ज़्यादातर विषयों में हमें यही देखने में आया है कि सल्तनत काल में तुर्की, फारसी और अरबी भाषा का ही अधिक प्रयोग किया गया है। तो हमने बात करी चचनामा की। चचनामा से अरबों की सिंध विजय का वर्णन मिलता है, और यह अरबी भाषा में लिखी गई है, और इसका अरबी से फारसी अनुवाद मोहम्मद अली कूफी द्वारा किया गया। इसका अरबी से फारसी अनुवाद मोहम्मद अली कूफी द्वारा किया गया। अब हम दूसरे ग्रंथ पर आते हैं, जो साहित्यकालीन स्रोतों को जानने का प्रमुख साधन है, तारीख सिंध। इस ग्रंथ को तारीख ए सिंध या तारीख ए हिंद भी कहा जाता है, और इसकी रचना की मीर मोहम्मद मासूम ने। इसकी रचना किसने की? मीर मोहम्मद मासूम ने, या हम इसे तारीख ए मासूमी कहते हैं, या हम इसे तारीख ए मासूम कहते हैं। हम दूसरे ग्रंथ की चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर दूसरा जो ग्रंथ लिखा है वो है तारीख ए सिंध। इसे हम तारीख ए हिंद भी कहते हैं। इसे हम क्या कह सकते हैं? इसे हम तारीख ए हिंद भी कह सकते हैं। और इसकी जो रचना की है वह मीर मोहम्मद मासूम ने की है, और इसकी रचना मीर मोहम्मद मासूम द्वारा किए जाने के कारण इसे तारीख ए मासूमी भी कहा जाता है। इसे तारीख ए मासूमी भी कहा जाता है। अब इस तारीख ए सिंध नामक ग्रंथ से हमें मोहम्मद बिन कासिम से लेकर और अकबर तक के शासनकाल की जानकारी प्राप्त होती है। कहने का मतलब ये है कि जो तारीख ए सिंध या तारीख हिंद जो ग्रंथ है, जिसकी रचना तारीख ए मासूमी ने की, उससे हमें मोहम्मद बिन कासिम से लेकर अकबर के शासनकाल तक की जानकारी प्राप्त होती है। देखिए, मैं आपको मोहम्मद बिन कासिम आ गया तो इससे बताना चाहता हूँ कि 712 ईस्वी में भारतीय इतिहास में प्रथम सफलतम आक्रमण मोहम्मद कासिम द्वारा किया गया। दूसरा है, अगला जो हमारा ग्रंथ है वह है तारीख उल हिंद।
अगला जो हमारा महत्वपूर्ण ग्रंथ है वह है तारीख उल हिंद। इस ग्रंथ की रचना अल ब्रूनी द्वारा की गई। बहुत ही विख्यात इतिहासकार है अल ब्रूनी, उनके द्वारा तारीख उल हिंद की रचना अल ब्रूनी द्वारा की गई। इस ग्रंथ की मुख्य भाषा है अरबी, यानी कि अल ब्रूनी ने अरबी भाषा में इस ग्रंथ को लिखा और इस ग्रंथ से हमें महमूद गजनवी के समय की भारत की स्थिति का पता चलता है। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण ग्रंथ है वह है ताज उल मासिर। अगला जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है वह है ताज उल मासिर। ताज उल मासिर की रचना हसन निजामी में की गई। ताज उल मासिर की रचना हसन निजामी द्वारा की गई। इस ग्रंथ से क्या हमें जानकारी मिलती है? इस ग्रंथ से हमें भारत में मोहम्मद गौरी के आक्रमण, मोहम्मद गौरी जो कि गौर वंश का शासक था और इनका महत्वपूर्ण वंश शंशवनी वंश भी था, गौरी के आक्रमण की जानकारी मिलती है। इसके अलावा जो गुलाम वंश का शासक कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश, इन दोनों के प्रारंभिक कार्यों की जानकारी भी इस ग्रंथ से हमें मिलती है। कहने का मतलब ये है ताजुल मासिर जो ग्रंथ है इसकी रचना हसन निजामी ने की और इस ग्रंथ से हमें भारत में मोहम्मद गौरी के आक्रमण की जानकारी मिलती है कि मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया तो उस समय भारत की क्या स्थिति रही होगी। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के प्रारंभिक कार्य भी, यानी कि गुलाम वंश का संस्थापक जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसका टाइम पीरियड 1206 से लेकर 1210 तक माना जाता है, उसके क्या प्रारंभिक कार्य रहे। इसके अलावा उसके बाद जो इल्तुतमिश शासक बना, इल्तुतमिश के क्या प्रारंभिक कार्य रहे, उन्होंने प्रारंभ में किन किन कार्यों को किया, उन कार्यों के बारे में हमें जानकारी इस ग्रंथ से मिलती है। अब अगला जो हम महत्वपूर्ण ग्रंथ पर चर्चा करने जा रहे हैं वो हमारा महत्वपूर्ण ग्रंथ है किताब उल रहला। इसका पूरा नाम है किताब उल रहला या शॉर्ट में हम इसे रहला भी कह सकते हैं। इसका पूरा नाम किताब उल रहला है या हम इसे शॉर्ट में रहला भी कह सकते हैं। अब इस रहला की रचना किसने की? इसकी रचना की इब्न बतूता ने। देखिए मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ, इब्न बतूता एक विदेशी यात्री था जो मोरक्को का रहने वाला था। इब्न बतूता बहुत ही विद्वान यात्री था और वह मोहम्मद बिन तुगलक, जो तुगलक वंश के महत्वपूर्ण शासक हुए हैं, मोहम्मद बिन तुगलक, जिनका टाइम पीरियड माना जाता है 1325 से 1351 ईस्वी, उनके समय इब्न बतूता ने भारत की यात्रा की थी और इसकी विद्वता से प्रसन्न होकर, इसके ज्ञान से प्रभावित होकर के मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया। काजी जो इस्लाम का सबसे बड़ा, हम यूँ कह सकते हैं, सर्वे सर्वा या अधिकारी, या जो आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो मस्जिद के जो सबसे बड़े इमाम होते हैं, जैसे चर्च में या ईसाइयों में सबसे बड़ा अधिकारी पोप माना जाता है, उसी तरह मुस्लिमों में सबसे बड़ा अधिकारी उस समय काजी हुआ करता था। तो इब्न बतूता ने इसकी विद्वता से प्रसन्न होकर के इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया और इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था और इब्न बतूता बहुत ही विद्वान व्यक्ति था और इसने अपने जीवन काल में कई बार अलग अलग देशों की यात्राएं की, लेकिन इसने किताब उल रहला में अपने भारत की यात्रा का बहुत ही रोचक तरीके से वर्णन किया है और इसकी पुस्तक जो किताब उल रहला है उससे हमें उस समय की भारत की राजनीतिक, भौगोलिक, आर्थिक सभी स्थितियों की जानकारी मिलती है। इसने अपनी किताब में उस समय जो मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम था, मोहम्मद बिन तुगलक का काल था, उस समय भारत में क्या राजनीतिक स्थिति थी, भौगोलिक स्थिति भारत की क्या थी, भारत की आर्थिक स्थिति क्या थी, उन सब चीज़ों पर इसने अपनी पुस्तक में प्रकाश डाला है। इसके अलावा काफ़ी सारे ग्रंथ हैं जिनसे हमें महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। जैसे अन्य ग्रंथों पर हम चर्चा करें, थोड़ा ब्रीफ में, थोड़ा शॉर्ट में हम चर्चा करेंगे। जैसे तारीख ए दाऊदी जिसकी रचना अब्दुल्ला द्वारा की गई। इसके अलावा तबकात ए नासिरी जिसकी रचना मिराजुद्दीन सिराज द्वारा की गई। तारीख ए यामनी जिसकी रचना ऊतवी द्वारा की गई। अब यहाँ पर देखने की बात यह है
कि हमने सल्तनतकालीन स्रोतों के सर्वेक्षण में काफ़ी सारे ग्रंथों का अध्ययन किया। बहुत महत्वपूर्ण जो ग्रंथ हैं हमने उन ग्रंथों का अध्ययन किया, और इन ग्रंथों से हमें यह पता चला कि उस समय भारत की क्या स्थिति थी। चाहे भारत पर तुर्की आक्रमण हुए, अरबी आक्रमण हुए, उस समय भारत में क्या क्या स्थिति रही होगी, चाहे वो राजनीतिक हो चाहे वो सामाजिक हो। अब मैं यहाँ पर आपको एक महत्वपूर्ण साहित्यकार के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसे हम अमीर खुसरो कहते हैं। अमीर खुसरो एक बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहासकार हुए हैं, और अमीर खुसरो ने लगभग 7 या 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा है। अमीर खुसरो बलबन के समय से लेकर के और तुगलक तक के समय का अमीर खुसरो ने शासनकाल देखा है। और अमीर खुसरो एक उच्च कोटि के साहित्यकार थे, और इनकी गिनती महान साहित्यकारों में की जाती है। अमीर खुसरो द्वारा बहुत सारे साहित्यिक ग्रंथ लिखे गए, जिनमें कुछ ग्रंथ जो हैं वो महत्वपूर्ण है। जैसे उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथों में है किरानुस्सादैन, मिफ्ताहुल फुतूह, देवल रानी खिज्र खां, आशिका। देवल रानी खिज्र खां में प्रेम संबंधों का वर्णन किया गया है। इसके अलावा खिज्र खां, इसके अलावा इनका एक महत्वपूर्ण ग्रंथ और है जिसका नाम है खज़ाइन उल फुतूह। खज़ाइन उल फुतूह, इस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना भी अमीर खुसरो द्वारा की गई। यहाँ पर हमने चर्चा की हमारे पहले टॉपिक में सल्तनतकालीन स्रोतों के इतिहास में। हम एक बार इसे वापस से ब्रीफ में देख लें कि हम बीए द्वितीय वर्ष में मध्यकालीन भारत पढ़ रहे हैं, और जो हमारे सिलेबस में दिया गया है वो टाइम पीरियड दिया गया है 1200 से लेकर 1761 ईस्वी का। और जो फर्स्ट पेपर का हमारा सबसे पहला टॉपिक है सल्तनतकालीन स्रोतों का सर्वेक्षण, या वो स्रोत या वो चीज़ें जिनसे हमें सल्तनत काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। हमने बात करी सल्तनत काल को सल्तनत काल क्यों कहते हैं, इन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण की, इस वजह से सल्तनत काल को सल्तनत काल कहा जाता है। सल्तनत काल का टाइम पीरियड 1206 से लेकर 1526 माना जाता है। और सल्तनत काल के जो बहुत महत्वपूर्ण स्रोत हैं, साहित्यिक स्रोत, उन पर हमने चर्चा करी। जैसे हमने चचनामा पर चर्चा करी, तारीख ए सिंध या तारीख उल हिंद भी हम इसे कहते हैं, तारीख उल हिंद भी हम कहते हैं, ताजुल वासिर, किताबुल रहला, तारीख दाऊदी, तारीख नस्बी। कुल मिलाकर के यहाँ पर हमने चर्चा करी उन साहित्यिक स्रोतों की जिनसे सल्तनतकालीन भारत की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सब तरह की स्थितियों पर प्रकाश पड़ता है। तो ये जो महत्वपूर्ण साधन है, इनसे हमें सल्तनतकालीन साहित्यिक स्रोतों की जानकारी प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हमारा ये जो टॉपिक है यह समाप्त होता है, और नेक्स्ट क्लास में हम अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। नमस्कार। इससे होगी और